नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत रे की कहानी भक्त। सत्यजीत रे की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियाँ तथा उपन्यास का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जिनमें से कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यजीत रे की कहानी भक्त। औरूप बाबू यानी अरूप रतन सरकार 11 साल के बाद पुरी आए हैं। शहर में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी दिख रहा है, जैसे कुछ नए मकान, नए सिरे से बनाई गई कुछ सड़कें, 2-4 छोटे बड़े होटल। मगर जब वे समुद्र के किनारे आए तो उन्हें लगा यह समुद्र बदलने वाली चीज़ नहीं है। वे सागरिका होटल में ठहरे हैं। वहाँ से समुद्र हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन रात में लोगों का शोरगुल जब थम जाता है, लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ती है। अब आवाज़ को सुनकर कल अरूप बाबू बाहर निकल आए थे। कल ही वे पुरी आए हैं। दिन के वक्त उन्हें कुछ खरीद फरोख्त करनी थी, इसलिए समुद्र के किनारे की तरफ नहीं गए थे। रात में जाकर देखा, अमावस के अंधेरे में भी लहरों का फैन साफ साफ दिखाई पड़ता है। अरूप बाबू को याद आया, बचपन में उन्होंने कहीं पढ़ा था कि समुद्र के पानी में फास्फोरस रहता है और इसलिए अंधेरे में भी लहरें दिखाई पड़ती हैं। अरूप बाबू को रोशनी से जगमगाती रहस्यमयी लहरों की ओर देखना बड़ा ही अच्छा लगा। कलकत्ते में उन्हें देखकर कोई भावुक नहीं कह सकता, सो नहीं कहे। अरूप बाबू जानते हैं कि किसी जमाने में उनमें कितनी भावुकता थी। काम के दबाव से वह भावुकता कहीं बोथरी ना हो जाए, इसलिए वे अभी बीच बीच में गंगा के किनारे और ईडन गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। पेड़, पानी और फूलों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है। पक्षियों का गीत सुनकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि वह कोयल, बया या पपीहे का स्वर है। अंधेरे में बहुत देर तक समुद्र की ओर अपलक देखते रहने के बाद उन्हें लगा 16 साल की नौकरी के जीवन का अवसाद बहुत कुछ दूर हो गया है। आज तीसरे पहर भी अरूप बाबू समुद्र के किनारे आए हैं। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद उन्हें इच्छा ही नहीं हो रही थी कि अब चहलकदमी करें। एक गेरुआधारी साधु बाबा या गुरु जैसा व्यक्ति तेज कदमों से बालू के ऊपर चला जा रहा है। पीछे पीछे औरत, मर्द, चेला चमाटों का एक दल उनके कदमों से कदम मिलाकर हांफता हुआ चला जा रहा है। अरूप बाबू को यह दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी उनकी बाईं ओर से एक बच्चे की आवाज़ तैरती हुई उनके कानों में आती है। मुन्ना का सपना क्या आपने ही लिखा है? अरूप बाबू ने गर्दन घुमाकर देखा। 7-8 साल का एक लड़का है, सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट पहने, हाथ की कोहनी तक बालू लगा है। गर्दन उठाकर वह विस्मय की दृष्टि से उनकी ओर ताक रहा है। अरूप बाबू के जवाब का इंतजार न कर लड़के ने कहा, मैं मुन्ना का सपना पढ़ चुका हूँ। बाबूजी ने सालगिरह के अवसर पर दिया था मुझे। हाँ हाँ कहो, इसमें शर्माने की क्या बात है? यह एक महिला की आवाज़ थी। लड़के को थोड़ी हिम्मत थी और वह बोला, मुझे वह किताब बहुत अच्छी लगी थी। अरूप बाबू ने जब महिला की ओर देखा, 31 साल उम्र होगी, सुंदर चेहरा, मुस्कुराती हुई उनकी ओर देख रही है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। अरूप बाबू ने लड़के से कहा, नहीं मुन्ना, मैंने तो कोई किताब नहीं लिखी, तुम संभवतः गलती में हो। महिला लड़के की माँ है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों के चेहरे में स्पष्ट समानता है, खासकर चिबुक की गड़न में। अरूप बाबू की बात से महिला की हंसी मलिन नहीं हुई और वह और भी आगे बढ़ाई और पहले की अपेक्षा अधिक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर कर बोली, सुनने में आया कि आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। मेरे एक देवर ने एक समारोह का सभापतित्व करने के लिए आपको एक अनुरोध भरा पत्र लिखा था। आपने जवाब दिया था कि आप यह सब कतई पसंद नहीं करते, मगर अब की हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हालांकि बच्चों के लिए लिखते हैं, लेकिन हम भी आपकी रचना पढ़ा करते हैं। मुन्ना का सपना पुस्तक का लेखक चाहे जो हो, मगर माँ और बेटा उनके एक जैसे भक्त हैं। यह बात समझने में अरूप बाबू को असुविधा नहीं हुई।
इस तरह की बेढब स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसकी उन्होंने कल्पना तक न की थी। उन्हें यह बात बताना जरूरी है कि उनकी धारणा गलत है, मगर बेरुखी से बताया जाए तो इन्हें तकलीफ पहुंचेगी। यह सोचकर अरूप बाबू असमंजस में पड़ गए। असल में अरूप बाबू का हृदय बहुत ही कोमल है। एक बार उनके धोबी गंगाचरण ने एक नए आधी के कुर्ते में स्त्री का दाग लगाकर कुर्ते का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसकी जगह कोई और होता तो उसे निश्चय ही 2-4 थप्पड़ जमा देता। लेकिन अरूप बाबू ने धोबी की दयनीय और झिझक से भरी मुद्रा देखकर कोमल स्वर में केवल इतना ही कहा था, स्त्री जरा सावधानी से किया करो। अपने इस ममतालु हृदय के कारण ही उन्होंने कुछ और न कहकर ही कहा, मैं मुन्ना का सपना का लेखक हूँ, आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते नहीं हैं? महिला ने हैरत में आकर कहा, वाह, उसी दिन तो युगांतर में तस्वीर छपी थी। रेडियो से घोषणा की गई कि आपको बंगला भाषा के श्रेष्ठ बाल साहित्य के लेखक की हैसियत से इस वर्ष का साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, और उसके दूसरे दिन अखबार में तस्वीर छपी। अरे हम ही नहीं, अब अनेकों अमलेश मौलिक के चेहरे से क्या परिचित नहीं हो गए हैं? अमलेश मौलिक अरूप बाबू नाम से तो परिचित हैं, पर चेहरा नहीं देखा है। दोनों के चेहरों में क्या इतना साम्य है? इतना जरूर है कि आजकल के अखबारों में छपे चेहरों का साफ साफ पता नहीं चलता है। आप पूरी आ रहे हैं, यह बात चारों तरफ फैल गई है, महिला कहने लगी। हम उस दिन सी व्यू होटल गए हुए थे। मेरे पति के एक मित्र कल तक वहीं टिके थे। उनसे होटल के मैनेजर ने बताया था कि आप बृहस्पतिवार को आ रहे हैं। आज ही तो बृहस्पतिवार है, आप सी व्यू में टिके हुए हैं ना? नहीं तो मैं वो सुना था कि वहाँ तो अच्छा खाना नहीं मिलता है। आपने ठीक ही सुना है, हम भी यही सोच रहे थे कि इतने होटल रहने के बावजूद आप वहाँ क्यों ठहरने जा रहे हैं? आप कहाँ ठहरे हैं? मैं सागरिका में। ओह, वह तो नया होटल, किस तरह का है? चलाओ ही कहिए, कुछ ही दिनों तक ठहरना है। कितने दिनों तक ठहरिएगा? यही कोई 5 एक दिन। फिर किसी दिन हमारे यहाँ आइए, हम पूरी होटल में ठहरे हैं। आपको देखने के लिए कितने ही आदमी प्रतीक्षारत हैं। बच्चों का तो कुछ कहना ही नहीं। यह क्या, आपके पैर भीग गए? लहर जो आगे बढ़ाई, अरूप का इस और ध्यान ही नहीं गया, पैर ही भीगे। यह कहना गलत होगा। तेज हवा रहने पर भी अरूप बाबू का पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा। प्रतिवाद करने का सुयोग कब और कैसे टल गया, यह उनकी समझ में आया ही नहीं। अभी जरूरत इसी बात की है कि वे वहाँ से खिसक जाए। मुसीबत कहाँ तक आगे बढ़ाई है, एकांत में बैठकर सोचने पर ही यह बात समझ में आएगी। तो मैं अब चलता हूँ। जरूर ही कुछ नई चीज़ लिख रहे हैं ना? अभी कहने का मतलब है कि आराम करूँगा, दोबारा मिलेंगे। अपने पति से कहूँगी कल तीसरे पैर इधर आ रहे हैं ना? सी व्यू के मैनेजर विवेक रॉय ने अभी अपने गाल के अंदर एक पान ठूसा ही था कि अरूप बाबू उनके सामने उपस्थित हो गए। यहाँ क्या अमलेश मौलिक आने वाले हैं? अब तक नहीं आए हैं? कब आएंगे? ये मोगम्बर टेरीगंगा अय्या है। क्यों? मंगलवार है, आज है बृहस्पतिवार। अरूप बाबू मंगलवार तक ही ठहरेंगे। टेलीग्राम आने का मतलब है कि मौलिक बाबू ने किसी वजह से आने की तारीख आगे बढ़ा दी है। मैनेजर से पूछने पर अरूप बाबू को पता लगा कि उनका अनुमान सही है। अमलेश मौलिक आज ही आने वाले थे। विवेक बाबू के क्यों के उत्तर में अरूप बाबू ने उन्हें बताया कि उन्हें अमलेश बाबू से एक जरूरी काम है। वे मंगलवार की दोपहर में आकर पता लगाएंगे। अरूप बाबू सीवी होटल से सीधे बाजार की तरफ चले गए। एक दुकान से अमलेश बाबू की लिखी 4 किताबें खरीदी। मुन्ना का सपना वहाँ नहीं मिला। खैर कोई हर्ज नहीं, 4 ही काफ़ी हैं। 2 उपन्यास, 2 छोटी छोटी कहानियों के संकलन। होटल से लौटते लौटते 6:30 बज गए। सामने के दरवाजे से घुसते ही एक कमरा मिलता है। उसके बाएं मैनेजर के बैठने की जगह है। दाहिने एक 10-5 फीट जगह में एक बेंच और 2 कुर्सियां बिछी हुई है। कुर्सियों पर 2 आदमी बैठे हुए हैं। बेंच पर 2 लड़के और 2 लड़की, जिनकी उम्र 10-12 के बीच होगी। अरूप बाबू पर नजर पड़ते ही दोनों आदमियों ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और उठकर खड़े हो गए। उसके बाद बच्चों की ओर देखकर गर्दन हिलाई। बच्चे शर्माते हुए अरूप बाबू की ओर बढ़ गए और पैर छूकर प्रणाम किया। अरूप बाबू मना करने जा रहे थे मगर कर नहीं सके। दोनों सज्जन भी आगे बढ़ गए। उनमें से एक ने कहा, हम पूरी होटल से
आ रहे हैं। मेरा नाम सुहेद सेन और आप हैं मिस्टर गांगुली। मिसेस घोष ने बताया कि आज आपसे उनकी मुलाकात हुई, आप यहीं ठहरे, इसलिए सोचा कि सौभाग्यवश किताबें बांस के कागज से बंधी हुई थी, वरना अपनी ही किताबें खुद खरीद कर ला रहे हैं, यह देखकर वे क्या सोचते। अरूप बाबू ने उनकी हर बात पर गर्दन हिलाकर हामी भरी। यह नहीं कि अब भी प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसी कौन सी बात है, इतना कहना ही काफ़ी है। देखिए साहब, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैंने खुद अमलेश मौलिक की तस्वीर नहीं देखी है, तब हाँ यह मान लेता हूँ कि उनका चेहरा मुझसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। हो सकता है उनकी भी मूंछ पतली हो, उनके भी बाल घुंघराले हों, उनकी भी आंख पर मेरे जैसा ही चश्मा हो। यह भी ठीक है कि वे पूरी आने वाले हैं, लेकिन दुहाई आप लोगों की कि मैं वह आदमी नहीं हूँ। मैं बाल साहित्य का लेखक नहीं हूँ, मैं साहित्यिक हूँ ही नहीं, कुछ लिखना भी नहीं है। इंश्योरेंस ऑफिस में नौकरी करता हूँ, एकांत में छुट्टी बिताने आया हूँ। आप लोग कृपया मेरी जान छोड़ दें। और असली अमलेश मौलिक मंगलवार को सीवीओ होटल में आ रहे हैं। मगर इतना कहने से ही क्या झंझट से मुक्ति मिल जाएगी? एक बार जब इनके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वे अमलेश मौलिक हैं और पहली बार प्रतिवाद करने पर जब कोई काम ना हुआ तो फिर क्या सीवीओ का मैनेजर का टेलीग्राम दिखाया जाए, तभी इन लोगों की गलतफहमी दूर होगी। वे लोग मान लेंगे यह मौलिक जी का एक करिश्मा है। दरअसल वे छद्म नाम से सागरिका में ठहरे हुए हैं और आने से पहले सीवीओ में अपने नाम से झूठा टेलीग्राम भेज दिया, वह इसलिए कि लोगों के उपद्रव से छुटकारा मिल सके। प्रतिवाद के मामले में सबसे बड़ी बाधा उन 3 बच्चों ने डाल दी। वे तीनों अवाक और भक्ति भरी दृष्टि से अरूप बाबू को घूर रहे हैं। प्रतिवाद की गंध पाते ही इन तीनों बच्चों की आशा, आनंद और उत्साह पर एक ही क्षण में पानी फिर जाएगा। बाबुन, तुम जिस चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो अमलेश बाबू से पूछ लो। दोनों लड़कों में जो बड़ा है उसे संबोधित करते हुए सुहेद सेन ने कहा। अरूप बाबू घबराहट महसूस करने लगे। अब भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। बाबू ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सवाल करने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, मुन्ना की आंखों में जिस बूढ़े ने नींद ला दी थी वह क्या जादू जानता था? चरम संकट की घड़ी में अरूप बाबू को अचानक पता नहीं उनका दिमाग गजब का काम कर रहा है। सामने झुककर बाबू के कान के पास जाकर अपना मुंह ले जाकर बोले, तुम्हें क्या लगता है? तीसरे बच्चे अरूप बाबू की बात पर बेहद प्रसन्न हुए। जाने के समय सुहृद सेन अरूप बाबू को निमंत्रण दे गई कि उन्हें आज रात पूरी होटल में आकर खाना खाना है। वहाँ 8 बंगाली परिवार आकर ठहरे हुए हैं। उनके साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अमलेश मौलिक के भक्त हैं। अरूप बाबू ने आपत्ति ना की, क्योंकि इस बीच उन्होंने मान ही लिया कि कुछ समय के लिए उन्हें अमलेश मौलिक की भूमिका में अभिनय करना है। उसका नतीजा क्या हो सकता है, इस पर सोचने का समय अभी नहीं है। बस एक ही बात उन्होंने सुहृद बाबू से कही, देखिए जनाब, मैं शोरगुल पसंद नहीं करता हूँ, लोगों से मिलने जुलने का भी मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ जो ठहरा हूँ यह बात कृपया कहीं फैलाएं नहीं। सुहृद बाबू ने वचन दिया कि कल के निमंत्रण के बाद वे लोग फिर कभी उन्हें तंग नहीं करेंगे। वे इसके लिए भी शक्ति भर कोशिश करेंगे कि और लोग भी उन्हें तंग ना करें। रात में कुछ देर पहले ही खाना खाकर अरूप बाबू बिछावन पर लेट गए और अमलेश मौलिक की हाबू के कारनामे पुस्तक पढ़ने लगे। इसके अलावा और जो 3 पुस्तकें हैं वे टुटुल का एडवेंचर, किश्तीमात और फूल की डलिया अंतिम 2 कहानियों के संकलन हैं। साहित्यिक न रहने पर भी अरूप बाबू ने नौकरी जीवन के पहले, विशेषकर स्कूली जीवन के अंतिम 3 सालों के दरमियान बच्चों की बहुत सी देशी विदेशी कहानियाँ पढ़ी हैं। इतने दिन के बाद 39 साल की उम्र में नए सिरे से बच्चों की कहानियाँ पढ़ने पर उन्हें इसलिए आश्चर्य लगा कि छुटपन में पढ़ी कितनी ही कहानियाँ उन्हें अब भी याद है और उन कहानियों से अमलेश मौलिक की कहानियाँ यत्र तत्र मिलती जुलती हैं। बड़े बड़े हरफों में छपी 100-125 पृष्ठों की 4 पुस्तकों को पढ़ने के बाद जब कमरे की बत्ती बुझाकर लेट गए, उस समय सागरिका होटल में निस्तब्धता तैर रही थी। समुद्र की आवाज़ आ रही है। कितनी रात बीत चुकी है। अरूप बाबू ने तकिए की बगल में घड़ी उठा ली। यह घड़ी उनके पिता की थी, पुराने ज़माने का रेडियम डायल, समुद्र के फैन की तरह ही अंधेरे में चमकता है। 1:45 बज चुका है। साहित्य अकादमी से
पुरस्कार प्राप्त बाल साहित्य के रचयिता अमलेश मौलिक की भाषा सरल है, शैली मंजी हुई है। शुरू करने पर बिना अंत तक पढ़े बिना नहीं रहा जाता। फिर भी मौलिक साहब की कृति में मौलिकता का अभाव है। कितने ही तरह के आदमी, कितने ही तरह की घटनाएं और कितने ही तरह के अनुभविक बातें हम हमेशा सुनते रहते हैं। हम लोगों के अपने जीवन में भी कितनी ही तरह की घटनाएं घटित होती हैं। उनके साथ थोड़ी सी कल्पना मिला दी जाए तो कहानी बन जाए। फिर दूसरों की रचना से सामग्री लेने की जरूरत ही क्यों पड़े। अरूप बाबू के मन में अमलेश मौलिक के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा में थोड़ी बहुत कमी आ गई। साथ ही साथ उनका मन भी तनिक हल्का हो गया। कल से वे और भी अधिक आजादी से मौलिक जी का अभिनय कर सकेंगे। पूरी होटल की पार्टी में अमलेश मौलिक के भक्तों की भक्ति दुगनी हो गई। अरूप बाबू इस बीच दूसरी दुकान से मुन्ना का सपना पुस्तक खरीदकर पढ़ चुके थे। नतीजा यह हुआ कि 13 शिशु भक्तों के 333 प्रकार के सवालों का जवाब अपने मनचाहे ढंग से देने में उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई। पार्टी खत्म होने के पहले से ही बच्चों ने उन्हें शहद चट्टा बाबू कहकर पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि अरूप बाबू ने उन्हें सिखाया कि मौ का अर्थ शहद है और लीक के अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है चाटना। यह सुनकर दास बाबू ने अपनी राय जाहिर की। शहद की सृष्टि आप कर रहे हैं और ये बच्चे चाट रहे हैं। इस पर उनकी पत्नी सुरांगना देवी ने कहा, वे ही क्यों, हम भी तो चाट रहे हैं। खाना पीना खत्म होने के बाद 2 बातें हुई। एक, बच्चों ने आग्रह किया कि वे उन्हें कम से कम एक कहानी सुनानी ही है। उस पर अरूप बाबू ने कहा कि वे मुंह से कहानी कहने के अभ्यस्त नहीं है। तब हाँ, उन्होंने अपने बचपन की एक दिलचस्प घटना सुनाई। बचपन में अरूप बाबू बाछाराम अक्रूर दत्त लेन में रहते थे। जब वे 5-1 साल के थे तो उनके घर से एक दिन एक कीमती कलाई घड़ी चोरी चली गई। चोर पकड़ने के लिए अरूप बाबू के पिताजी घर पर एक सूप झाड़ने वाले को ले गए। उस सूप झाड़ने वाले ने एक कैंची को चिमटे की तरह व्यवहार में लाकर उसके सहारे एक सूप को शून्य में टिका दिया और मुट्ठियों में चावल भरकर उस सूप पर डालने लगा और साथ ही साथ मंत्र भी पढ़ने लगा। इस प्रकार उसने घर के नए नौकर नटवर को चोर के रूप में पकड़वा दिया। अरूप बाबू के मझले चाचा नटवर के बाल पकड़कर जब उसे मुक्का मारने जा रहे थे तो ठीक उसी वक्त कलाई घड़ी एक बिछावन के चादर के नीचे से बाहर निकल आई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहानी समाप्त कर जब वे जाने के लिए कुर्सी पर से उठने लगे तो 4-5 बच्चे उठे। ठहरिए ठहरिए, जाइएगा नहीं। इसके बाद दौड़ते हुए अपने अपने कमरों में गए। वहाँ से अमलेश मौलिक के द्वारा लिखी गई 7 नई पुस्तकें ले आए और उनके सामने रखकर बोले, अपना नाम लिख दीजिए। अरूप बाबू बोले, मैं पुस्तकों पर हस्ताक्षर नहीं करता हूँ, कभी नहीं। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, हर पुस्तक पर एक एक तस्वीर बना दूंगा। तुम लोग परसों तीसरे पहर 4:30 बजे मेरे होटल से आकर अपनी किताबें वापस ले जाना। जिनकी पुस्तकें थी उन्होंने तालियां पीटी। हस्ताक्षर के बजाय तस्वीर रहना तो और अच्छा रहेगा। अरूप बाबू को स्कूल में पढ़ते वक्त 2 बार अच्छी ड्राइंग का पुरस्कार मिला था। उसके बाद से हालांकि तस्वीरें बनाई नहीं, मगर एक दिन अगर जरा अभ्यास कर ले तो क्या किसी चीज़ की तस्वीर बनाई नहीं जा सकती। दूसरे दिन शनिवार की सुबह अरूप बाबू अपना डॉट पेन और किताबें लेकर बाहर निकल गए। मछुआरों की बस्ती की ओर जाने पर उन्होंने देखा वहाँ तस्वीर बनाने के लिए यथेष्ट सामग्री है। 1-8 घंटे में ही उनका काम खत्म हो गया। एक पुस्तक में उन्होंने केकड़े की तस्वीर बनाई, दूसरे में उन्होंने 3 सीपियों को बालू के आसपास पड़े दिखाए, तीसरे में उन्होंने 2 कौवों की तस्वीर बनाई, चौथी में मछली पकड़ने की नाव, 5वीं में मछुआरे का मकान, 6ठी में मछुआरे के बच्चे की तस्वीर और आखिरी पुस्तक की तस्वीर में चोंगेदार टोपी पहने हुए मछुआरों को मछली पकड़ने का जाल बुनते हुए दिखाया। रविवार के कोई ठीक तीसरे पहर 4:30 बजे झुन्नी, पिंटू, चुमकी, शांतनु, बाबुन, प्रसेन और नवनीता होटल में आए और अपनी अपनी पुस्तकें लेकर किलकारियां भरते हुए वापस चले गए। उस दिन बिस्तर पर लेटने के बाद अरूप बाबू की समझ में यह बात अचानक आई कि उनके मन में खुशियों के भाव के साथ एक दुश्चिंता का भाव भी चला आया है। मैं अमलेश मौलिक हूँ, यह बात हालांकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने मुंह से नहीं कही है, फिर भी उनकी समझ में यह बात आई कि वे पिछले 3 दिनों से जो काम करते आ रहे हैं वह तो धोखेबाजी के सिवा और कुछ नहीं। परसों मंगलवार की सुबह
असली अमलेश मौलिक आने वाले हैं। अरूप बाबू की इन कई दिनों के दरमियान इन बच्चों और उनके माँ बाप, मौसी, बुआ से जो आदर और भक्ति मिली है, उसके अधिकारी तो वे मंगलवार को आ रहे हैं। वे सब सशरीर उपस्थित होंगे और सी व्यू होटल के मैनेजर विवेक राय जब इन सबको खबर के गर्व के साथ प्रचारित करेंगे, उस समय किस तरह की विषम स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इस बात को सोचते ही अरूप बाबू के होश उड़ गए। तो फिर क्या था? वे क्या एक दिन पहले ही भाग जाएं? या भाग जाना बुद्धिमानी का काम ना होगा? नहीं तो फिर मंगलवार की सुबह से रात तक वे क्या करेंगे? अपने को कैसे छिपाएंगे? और अगर ऐसा ना करेंगे तो ये लोग उन्हें कैसे छोड़ देंगे? धूर्त धोखेबाज कहकर उनकी चमड़ी नहीं उधेड़ देंगे? मौलिक जी को बात मालूम हो जाएगी तो वे क्या बिना पिटाई किए छोड़ेंगे? कोई साहित्यिक क्या सांड जैसा ताकतवर नहीं होता? और पुलिस का भी तो डर है। इस तरह की धोखेबाजी करने से जेल की सजा तो दी ही जाती है कि नहीं? यह बात अरूप बाबू को मालूम नहीं। अगर दी जाती हो तो अरूप बाबू को कोई आश्चर्य नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बहुत बड़ा अपराध कर ही बैठे हैं। दुश्चिंता के कारण नींद नहीं आएगी, यह सोचकर अरूप बाबू ने नींद की एक गोली खा ली। अंततः अरूप बाबू ने मंगलवार की रात को ट्रेन से जाना ही तय किया। दरअसल अमलेश मौलिक को एक बार अपनी आंखों से देख लेने का लोभ वे किसी तरह संभाल नहीं सके। सोमवार की सुबह अपने होटल में ही खोज पड़ताल करने पर युगांतर का वह अंक मिल गया जिसमें अमलेश मौलिक की तस्वीर छपी थी। पतली मूछें, घुंघराले बाल, मोटे फ्रेम का चश्मा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सदृश्य की मात्रा को ठीक से समझने के लिए असली आदमी को अपनी आंखों से देखना होगा, क्योंकि तस्वीर साफ साफ नहीं छपी है। जहाँ तक समझ में आ रहा है उसमें उन्हें पहचानने में कोई असुविधा नहीं होगी। अरूप बाबू स्टेशन आएंगे, उन्हें न केवल अपनी आंखों से देखेंगे बल्कि उनसे दो चार बातें भी कर लेंगे। जैसे, आप मिस्टर मौलिक हैं ना, आपकी तस्वीर उस दिन अखबार में देखी थी, आपकी रचना मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी लगती है, इत्यादि। उसके बाद अपना सरो सामान स्टेशन पर रखकर अरूप बाबू शहर छोड़कर निकल जाएंगे। कोणार्क अब तक देख नहीं सके हैं, मंदिर देखकर शाम को लौटेंगे और सीधे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ जाएंगे। अपने को छिपाने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। मंगलवार को पूरी एक्सप्रेस 20 मिनट देर से पहुंची। मुसाफिर नीचे उतर रहे हैं। अरूप बाबू एक खंबे की ओट में खड़े होकर प्रथम श्रेणी की अगल बगल वाली दोनों बोगी को ध्यान से देख रहे हैं। एक दरवाजे से हाफ पैंट पहने दो विदेशी उतरे, उसके बाद एक स्थूलकाय मारवाड़ी। दूसरे दरवाजे से एक बूढ़ी उतरी जिसका हाथ एक सफ़ेद पैंट पहने युवक संभाले था। युवक के बाद एक बूढ़ा, उसके बाद हाँ, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है, यही अमलेश मौलिक है। अरूप बाबू से चेहरा मिलता जुलता है। तब इतनी बात जरूर है कि अलग अलग खड़े हो जाएं तो जुड़वा भाई समझ लिए जाने की कोई संभावना नहीं। मौलिक जी की ऊंचाई अरूप बाबू से कम 2 इंच कम है और देह का रंग दुगना काला। उम्र भी शायद ज़्यादा है क्योंकि जुल्फें बहुत पक गई हैं। अरूप बाबू के तो बाल उतने नहीं पके हैं। सूटकेस हाथ में संभाल कर उतरते हुए उन्होंने एक कुली को पुकारा। अरूप बाबू भी कुली के साथ उनकी ओर आगे बढ़ गए। आप ही मिस्टर मौलिक है ना? उन्होंने तनिक आश्चर्य में आकर अरूप बाबू की ओर देखा और जरा सा सिर हिलाकर कहा, हाँ। कुली अपने सिर पर सूटकेस रख चुका है। इसके अलावा मौलिक बाबू के साथ जो सरो सामान है वह कंधे पर लटका हुआ है, एक बैग और फ्लास्क। तीनों व्यक्ति गेट की तरफ बढ़ने लगे। अरूप बाबू ने कहा, मैं आपकी किताब पढ़ चुका हूँ, अखबार में आपको पुरस्कार मिलने की बात भी पढ़ चुका हूँ और तस्वीर भी देखी है। ओह, आप सी व्यू में ठहरिएगा? अमलेश मौलिक ने और भी अधिक आश्चर्य में आकर अब की अरूप बाबू को जरा संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। अरूप बाबू ने मौलिक जी के मनोभावों का अनुमान लगाते हुए कहा, सी व्यू का मैनेजर आपका भक्त है, उन्होंने ही यह खबर फैलाई। ओह, आप आ रहे हैं सुन के बहुत से बच्चे उत्कंठित हैं। यह आदमी इतना कम क्यों बोलता है? उसकी चहलकदमी की रफ्तार भी जैसे कम होती जा रही है। भला आदमी क्या सोच रहा है? अमलेश मौलिक अब की छिटक कर खड़े हो गए और अरूप बाबू की ओर घूरते हुए बोले, बहुतों को मालूम हो गया है। देखा तो यही, क्यों, इससे क्या आपको कोई असुविधा है? नहीं, मतलब मैं जरा अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ, हकलाता है। अरूप बाबू को याद आया, एडवर्ड अष्टम ने जब एकाएक राजगद्दी त्याग दी थी तो उसका भाई चिंतित हो उठा था क्योंकि वह तुतलाता था, लेकिन उसे ही राजा बनना था और राजा बनने के बाद भाषण देना जरूरी था। कुली माल लेकर गेट के सामने खड़ा है। यह देखकर दोनों फिर से चहलकदमी करने लगे।
इसी को कहते हैं ख़याम ख्याति की विडंबना। अरूप बाबू ने इसकी कल्पना करने की कोशिश की कि इस हकलाने वाले साहित्यिक से बातचीत करने के बाद झुनी, पिंटू, चुमकी, शांतनु, बाबुन, प्रसन्नजीत और नवनीता के चेहरे की क्या हालत होगी। कल्पना में जो उन्होंने कुछ देखा वह उन्हें जरा भी अच्छा न लगा। एक काम कीजिएगा, गेट से बाहर आकर अरूप बाबू ने पूछा, क्या आपको आपकी छुट्टी भक्तों के उपद्रव के चलते बर्बाद हो जाए, यह सोचने में जरा अच्छा न लगता है। मुझे भी नहीं। मेरा कहना है कि आप सी व्यू मत जाए। तब सी व्यू में खाना भी अच्छा नहीं मिलता। मैं सागरिका में ठहरा था, अभी मेरा कमरा खाली है, आप वहीं चले जाएं। ओह, और आप अपने नाम को व्यवहार में मत लाएं। बेहतर तो यही होगा कि आप अपनी मूछें मुड़वा लें। मूछ? हाँ, अभी तुरंत वेटिंग रूम में चले जाइए, 10 मिनट की बात है। ऐसा करने से आपकी छुट्टी बर्बाद नहीं होगी। मैं बल्कि कल कलकत्ता लौटकर आपके नाम से सीवीओ में तार भेज दूंगा कि आप नहीं आ रहे हैं। अमलेश मौलिक की परेशानी से चिंता की लकीरों को मिटने में लगभग 20 सेकंड लगे। इसके बाद उनके होठ और आंखों की दोनों ओर नई लकीर खिंच गई। मौलिक जी हंस रहे हैं। आपको क्या कहकर कहने की जरूरत नहीं है। आप इन पुस्तकों पर अपना हस्ताक्षर कर दें। इस नीम के पेड़ के पीछे चले जाइए, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। पेड़ की ओट में जाकर अमलेश मौलिक ने अपने भक्त की ओर देखते हुए एक कोमल हंसी हंसी। जेब से उन्होंने लाल पारकर कलम बाहर निकाली। जिस दिन से पुरस्कार मिला है, ढेर सारा कागज और स्याही खरीदकर उन्होंने अपना एक बहुत ही खूबसूरत हस्ताक्षर तैयार कर लिया है। 5 पुस्तकों पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। वे जानते हैं कि उनकी जीभ हालांकि हकलाती है, परंतु कलम तो नहीं हकलाती।